नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है 10 का दम का और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई बता दें, जहां ग्रेटर नोएडा के कासना से ये बड़ी खबर सामने आई है। ओमिक्रॉन सोसाइटी के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर बदमाशों ने फायरिंग की है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और भाकियू बलराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पोते पर फायरिंग की गई है। घटना के बाद से इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन भी हो चुका है। तो जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त इस मामले को लेकर अब जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ ओमिक्रॉन सोसाइटी का मामला बताया जा रहा है, जो कि पॉश सोसाइटियों में से एक। और आप सोचिए, ग्रेटर नोएडा की कासना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक सोसाइटी के पास कैसे कुछ बदमाश पहुंच जाते हैं, अंधाधुंध वो फायरिंग करते हैं। और इस फायरिंग के दौरान बताया जा रहा है कि भाकियू यानी भारतीय किसान यूनियन के बलराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पोते पर यह फायरिंग हुई है। तो ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई सामने आई है। ये तस्वीरें जरा देखिए, जिस गाड़ी में सवार ये बताए जा रहे थे, उस दौरान इस गाड़ी पर किस तरीके से फायरिंग की गई होगी कि सामने का शीशा आपको पूरी तरह टूटा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए, बैक साइड से भी जो मिरर लगा हुआ था उसमें, वो शीशा पूरी तरह डैमेज हो चुका है, टूट चुका है। तो ये तस्वीरें हम आपको ग्रेटर नोएडा की दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फायरिंग हुई थी। जिस गाड़ी में वो सवार थे, बताया जा रहा है कि उस दौरान यह अटैक हुआ, यानी फायरिंग की गई। और आरोपियों की अब गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमों का गठन कर दिया गया है। ओमिक्रॉन सोसाइटी के पास का ये पूरा मामला। तो साथ ही आपको बता दें, इस बीच एक और बड़ी खबर अयोध्या से सामने आई है। दरअसल अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि परिसर को भव्य और दिव्य स्वरूप देने का काम लगातार जारी है। मुख्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हो चुकी थी, लेकिन अब परिसर के अन्य हिस्सों के तैयार होने के संपूर्ण मंदिर क्षेत्र का वैभव निखर करके सामने आ रहा है। इसी क्रम में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य मंदिर पर विशाल केसरिया ध्वज का पताकारोहण करेंगे। इस ध्वज पर रामायण कालीन कोविदार वृक्ष, इच्छावाकु वंश का प्रतीक सूर्यदेव और ओंकार का अंकन विशेष आकर्षण होगा। परिसर के सभी 7 मंदिरों पर भी इसी शैली के केसरिया ध्वज लगाए जाएंगे। तैयारी अयोध्या में जो 500 साल संघर्षों का, जो भक्तों का सपना था, वो जाके साकार हुआ। यानी राम मंदिर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो भी पूरी तरीके से जिला प्रशासनिक तौर पे पूरी व्यवस्था कर ली गई है। आने वाले तारीख 25 नवंबर को एक बेहद और प्रोग्राम, वीआईपी प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है, जिसका ध्वजारोहण का प्रोग्राम भी रखा गया। उसका यहाँ पर मोदी जी भी उनके द्वारा किया जाएगा ध्वजारोहण का प्रोग्राम। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम पुंडे जी। सर, किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं? 25 तारीख को यहाँ पर विवाह पंचमी के शुभ मुहूर्त पर एक कार्यक्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं और उनके द्वारा मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। ये कार्यक्रम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि ये मंदिर के निर्माण को पूरे करने का एक सिग्नल है। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके बाद यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनकी संख्या और भी बढ़ेगी। मंदिर में जो कार्य है वो लगभग अभी पूरा हो चुका है। अभी लास्ट मिनट जो तैयारियां है वो की जा रही है। हम लोगों ने भी एक बड़ा कार्यक्रम होने की वजह से यहाँ पर व्यापक तैयारियां की है। बड़े पैमाने पर अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, पुलिस फोर्स लगाई गई है और एक निगरानी जो है वो हम लोग सीसीटीवी के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से रख रहे हैं। सर, कुछ वीआईपी लोग भी आ रहे हैं, लगभग 6000 की संख्या है उनकी। सर, उनके लिए भी क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, ये कोई वीआईपी कार्यक्रम नहीं कहा जाए, क्योंकि इसमें
समाज के हर तबके के लोग आ रहे हैं और अधिकांश लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और सभी जो वर्ग है समाज के उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जितने भी लोग आएंगे उनको लाने की व्यवस्था न्यास द्वारा स्वयं की जा रही है। हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम लोगों ने भी पुलिस फोर्स और अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है ताकि वो यहाँ पर जब आए तो सुगमता से उनको अंदर लाया जा सके और वहां से फिर उनको रवाना किया जा सके। सर एक लास्ट सवाल, सर चुनौतियां भी बहुत बड़ी होगी क्योंकि प्रोग्राम भी बहुत वीआईपी है और मोदी जी का कार्यक्रम है, किस तरीके से चुनौतियां भी है सामने? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है, चुनौती ये है कि यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में अतिथि आने वाले हैं। यहाँ पर ऑलरेडी विवाह पंचमी का मुहूर्त है तो राम बारात यहाँ पर निकलती है शाम में, और अदरवाइज ऑल्सो यहाँ पर डे जो है सवा लाख लोग दर्शन करते हैं पर डे। और शहर में अयोध्या धाम में काफी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो हम लोगों को क्राउड मैनेज करना है, लोगों को सुगमता रहे ये ध्यान रखना है, हम लोगों के अधिकारियों का कर्मचारियों का व्यवहार ठीक रहे ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। और सिक्योरिटी एंगल हमेशा से महत्वपूर्ण होता है, सिक्योरिटी पे हम लोगों ने काफी कार्य किया है और हम लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी एसपीजी द्वारा, एनएसजी द्वारा और पुलिस द्वारा, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जा रही है। ठीक, थैंक यू सर। जिस तरीके से अयोध्या के जिलाधिकारी ने बताया, जिस प्रकार से जिला प्रशासन के द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था है यानी जो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारियां पे जो है वो बिल्कुल तैयार है यहाँ पर। और भी खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए न्यूज इंडिया के लिए। करण दुबे, अयोध्या। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में एक बार फिर से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 का आयोजन जारी है और दिल्ली ट्रेड फेयर इस बार भी लोगों के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं नजर आ रहा। दरअसल दिल्ली ट्रेड फेयर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से भी आकर्षक स्टॉल लगाया गया जिसमें लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डिप्टी सेक्रेटरी राजेश्वर लाल ने न्यूज इंडिया संवाददाता मनीषा शर्मा से खास बातचीत करते हुए इसके बारे में पूरी जानकारी दी। आपको दिखाते। जान है तो जहान है, और ये साबित हुआ जब हम हेल्थ की बात करते हैं और भारत में हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और ये जो आप देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इस पवेलियन में, इस सेक्शन में मैं मौजूद हूँ। लेकिन इस बार की जो थीम है वो है स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत। लेकिन इसकी खासियत क्या है, अंदर कौन कौन से स्टॉल्स हैं, इसकी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ मिनिस्ट्री से डेप्यूटी सेक्रेटरी राजेश्वर लाल जी मौजूद है। राजेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। अच्छा, ये जो पूरा पवेलियन है पूरा धूम धड़ाका हुआ है, आप मुझे एक एक करके बताइएगा डिटेलिंग में कि कौन कौन से स्टॉल्स हैं और कौन कौन से डिजीजेस हैं, कितना लोग आ रहे हैं। तो चलिए फिर यहीं से सफ़र शुरू कर लेते हैं और फिर आप जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो स्टॉल है आप देखिए, जैसे नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है और आप इनके माध्यम से समझ सकते हैं लीवर है, किडनी है, हार्ट है, और इसके ज़रिए यहाँ पर लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है। राजेश जी हाँ, यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये जो पेविलियन लगाया गया है ये 924 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा पेविलियन है। और हमारे मंत्रालय की तरफ से यहाँ पे बहुत सारे जांच की सुविधा दी गई है, जो कि आप जब प्रवेश करेंगे स्टॉल में तो वहाँ पे हमने लिस्ट लगा रखी है, वो मुफ्त में सुविधा दी जा रही है नागरिकों को। तो जो विजिटर्स हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे और ना सिर्फ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं बल्कि वो टेस्ट भी करा रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधित जांच भी करा रहे हैं। अच्छा, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, इसके बारे में जी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की। बताना चाहूँगा कि जो आयुष्मान योजना है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, तो वो उस आयुष्मान योजना के तहत जो है बीमा राशि दी जाती है। उसके लिए पात्रता की जो शर्तें हैं वो कार्ड बनाया जाता है। देश के हर एक बहुत सारे राज्यों में ये स्कीम है और वहाँ पे उस सुविधा के लिए जो निजी अस्पताल हैं और यहाँ तक कि सरकारी अस्पतालों में भी व्यवस्था है, तो आम नागरिक जो है जो पात्रता उसको रखते हैं वो लाभ उठाते हैं उसका। ये उसके बारे में है। देख सकते हैं यहाँ लिखा है आज ही अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं और 5 लाख का मुफ्त उपचार पाएं। तो इससे बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं, खासतौर पर गरीब वर्ग। जी, गरीब वर्ग खासतौर से। आप देखिए लाभार्थी का नीचे उसकी फोटो भी बनी हुई है, गरीब वर्ग इससे फायदा उठा रहा है। आगे आते हैं और आगे देखते हैं। देखिए, टीबी मुक्त भारत जिसका संकल्प और सरकार लिए हुए है और सरकार ने ये उद्देश्य रखा है
कि हम जो है वो अपने भारत को टीबी मुक्त बनाएं? जी हाँ, देखिए ये टीबी मुक्त भारत अभियान जो है हमारे मंत्रालय का बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। सरकार का लक्ष्य है कि टीबी को इससे उखाड़ फेंकना, हटाना, और इसके बारे में जो जागरूकता है यहाँ पे आप देखेंगे कि निश्चय मित्र अभियान, ये इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। एक आम जन आके रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को, और जादू के माध्यम से और भी तरीक़ों से हम यहाँ पे इसके बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं। थोड़ा एंटरटेनिंग भी है। जी हाँ, यहाँ पे जो भी है आप देख रहे हैं, इस रूप में लोग आते हैं और टीबी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि टीबी से बचा जा सके। तो वहीं यूपी के एटा में जीटी रोड पर सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा महिलाओं का देखने को मिला है। दरअसल बीच सड़क पर महिलाओं के बीच अचानक से मारपीट देखने को मिली और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देखकर के आप भी स्थिति समझ सकते हैं कि इस दौरान यहां पर कितने लोग आसपास में मौजूद थे, लेकिन ये महिलाएं आपस में किस तरह उलझती हुई दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने महिलाओं में बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। सूचना के बाद से पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अचानक से कन्नौज पहुंच गए, जहां पर अखिलेश यादव एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर के गंभीर सवाल उठा दिए। अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था तय की है, अगर उसके तहत काम नहीं होगा तो फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और वोट कट जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने प्रशासन पर तैयारी के अभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीएम और अधिकारी खुद मान रहे हैं कि बिना तैयारी के एसआईआर कराया जा रहा है। आज बंटी शर्मा, इनके परिवार में कार्यक्रम है, शादी का समारोह, इसलिए मैं शामिल होने आया हूँ। और इससे महत्वपूर्ण शादी ब्याह तो चल ही रहे हैं, और प्रदेश में इधर जो तिथियां हैं वो ऐसी हैं कि शादियां बड़े पैमाने पर हैं। कई बार जो आंकड़े आते हैं वो आंकड़े आ रहे हैं, लाखों शादियां हैं इस बार, इस वाले सीज़न में। और उसी समय चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, वोटर लिस्ट नहीं बना रहा है। रिवीजन न बोलें उसको, अगर रिवीजन बोलेंगे तो बात अधूरी हो जाएगी। ये मान के चलिए कि वोटर लिस्ट नहीं बन रही है, और नई इसलिए बना रहे हैं कि 2024 में लोग हार गए। यूपी 2024 की हार को जीत में बदलने के लिए जो मॉडल बिहार में अपनाया कि जीती हुई सीटें जो विपक्षी हैं उनके वोट ज़्यादा कटवा दो। तो वहीं गुजरात के खंभलिया में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। 52 साल के अधेड़ शख्स पर रेप करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि नाबालिग शादी समारोह में आई थी, जहां पास की दुकान से वो सामान लेने के लिए पहुंची हुई थी, और जब वो दुकान पर खरीदारी करने के लिए पहुंची, इस दौरान आरोपी ने नाबालिग को अकेला देख करके रेप की वारदात को अंजाम दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद से पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर पॉक्सो के तहत ही कार्रवाई कर दी है। यानी मामले को लेकर के स्थानीय लोगों में भी अब जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेहद नाराज इस वक्त वहां के आम लोग बताए जा रहे हैं, और उनकी ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करवाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ शहर में शुक्रवार शाम 6:42 पर एक ऐसा सड़क हादसा हुआ जिसने कि पूरे शहर को हिला दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए सीसीटीवी वीडियो ने इस घटना को और भी रहस्यमय बना दिया। वीडियो में तेज रफ्तार से आती एक कार अचानक अनकंट्रोल होकर 4 से 5 वाहनों को जोरदार टक्कर मारती है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि बाइक सवार कई फीट हवा में उछल करके फ्लाईओवर से नीचे जा गिरता है। मौके पर मौजूद लोग इसे देख करके दहशत में आ जाते हैं। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, दरअसल ये सीसीटीवी फुटेज ये बयां कर रहा है कुछ और कहानी। पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार चला रहा व्यक्ति हादसे से कुछ सेकंड पहले ही
हार्ट अटैक से ग्रस्त हुआ था, जिसके बाद उसका नियंत्रण वाहन से हट गया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज देख करके लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं कि क्या सच में यही वजह थी या कहानी में कुछ और भी है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और इसी के साथ यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेहनत आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 इंटरनेशनल खबरों से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर गोरखपुर से, जहां पर गोरखपुर वाराणसी 4 लेन पर पलटी तेज रफ्तार बोलेरो। 4 लेन पर तेज रफ्तार बोलेरो ने 6 बार पलटी खाई और पलटने के बाद से सीधे खड़ी हो गई। ये बोलेरो सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन से भी ये बोलेरो इस दौरान टकराई थी। ये जिस तरीके का हादसा सामने आया है, ये देख करके हर कोई हैरान है। आप खुद इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे गोरखपुर वाराणसी 4 लेन पर तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर के टाटा मैजिक से पहले तो टकरा जाती है और टक्कर के बाद बोलेरो 5 से 6 बार लुढ़कते हुए पलट गई, लेकिन कुछ सेकंड के बाद ही खुद सीधी खड़ी होकर के और फिर वापस अपने रूट पर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही गाड़ी रुकी, ड्राइवर कूद करके मौके से फरार हो गया। हादसा मझगांव फ्लाईओवर के पास का बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं के उसहैद कस्बे में एक स्कूल से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाला माहौल सामने आया है। दरअसल बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के 3 छात्रों ने हिंदू छात्राओं की पानी की बोतल में पेशाब मिला दिया। मामला सामने आते ही परिजन और करनी सेना के कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए और आरोपियों को स्कूल से निकालने की मांग करने लगे। परिजनों का यह भी कहना है कि इससे पहले भी उन्हीं छात्रों के अभद्र व्यवहार को लेकर शिकायत प्रिंसिपल तक की गई थी, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप यह भी है कि स्कूल के टॉयलेट में हिंदू छात्राओं को लेकर गंदी और अभद्र बातें भी दीवारों पर लिखी मिली। स्कूल में बढ़ती गर्मी को देख करके पुलिस मौके पर यहां पहुंची। दोनों पक्षों को थाने में हालांकि बुलाया गया। इन दोनों पक्षों को समझाइश भी दी गई है और साथ ही शिकायतकर्ता और करनी सेना ने लिखित शिकायत देकर के सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने भी पुलिस को तहरीर दी है, जिसमें कि कहा गया है कि करीब 100 से ज्यादा लोग स्कूल में अचानक घुसे, स्टाफ से भी अभद्रता की। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें लेकर के जांच शुरू कर दी है और पूरा मामला शिक्षा विभाग को आगे भेज दिया गया है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि पढ़ाई की उम्र में नफरत और भेदभाव की सोच बच्चों के मन में आखिर कौन पैदा कर रहा है। विद्यालय में पहुंचे, जबरदस्ती उन्होंने बच्चों विद्यालय के स्टाफ के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की एवं छात्र के साथ में एक छात्र के साथ में मारा पीटी भी की और घंटी बजाकर जबरदस्ती विद्यालय की छुट्टी करके बच्चे भगा दिए। मैंने थाने को सूचना देके पुलिस के लिए बुलाया और अपनी हिफाजत के लिए उनसे गुहार लगाई। मुझे इन लोगों से जान माल का खतरा है एवं खतरा है कि ये विद्यालय में आके आगे भी कोई भयंकर घटना अंजाम दे सकते हैं। मेरी थानाध्यक्ष महोदय से विनती है कि इन सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
इस समय हम मौजूद हैं उस्ताद थाना क्षेत्र के कस्बा उस्ताद में, जहां एक विद्यालय है जिसे आप देख सकते हैं चमेली देवी। इस चमेली देवी में कुछ गार्जियन आज आ पहुंचे हैं, कर्मी सेना के लोग हैं, और उनका आरोप है कि कुछ छात्रों द्वारा छात्राओं की पानी की बोतल में पेशाब मिलाई गई है। ये आरोप लगाते हुए यहाँ पर कर्मी सेना और कुछ गार्जियन यहाँ पर आ धमके हैं, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी सूचना पर पहुँच गया है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है। जी ये आपका क्या नाम है? क्या मामला है आज यहाँ पर आप लोग? आए दिन इस स्कूल की शिकायतें लगातार आती हैं। इस स्कूल में 3 बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे जो हैं वो आए दिन बदतमीजी करते रहते हैं स्कूल के साथ, और इस मामले से हमने प्रशासन को अवगत कराया और इसका इन्होंने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। और ये हमने कहा भी था, जिस पहले अध्यापक थे नाम था, वो कह रहे थे कि हिंदू बच्चे जो हैं वो हमसे नमस्ते करेंगे और उससे बच्चे तो ये मदरसा नहीं है ना, ये कोई मस्जिद है, ये स्कूल है, ये सभी के लिए बराबर है। यहाँ पर कोई हिंदू और मुस्लिम वाली बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम एकता वाली बात। आज क्या आज हमें इसलिए आना पड़ा, परसों की बृहस्पतिवार ये घटना है। बच्चे लड़कियाँ जो थी, 3 लड़कियाँ जो थी हिंदू बच्चियाँ, तो छत पे पढ़ने चली गई धूप में। वो 3 बच्चे थे वो नीचे रह गए। उसके बाद उन्होंने पानी पीने वाली बोतल जो थी उसमें टॉयलेट करने के बाद बोतल को रख दिया। जब लड़कियाँ वहाँ जाएँ तो उनके हाथ में बोतल थी, तो उन्होंने समझा बोतल उन्होंने उठा ली होगी, लेकिन जब वो घर पहुँची उन्होंने खाली कर दी बोतल। घर जब पहुँची सुबह के लिए जब पानी स्कूल के लिए भरा उन्होंने, तो उसमें जब ढक्कन खोला उसका बहुत ज़्यादा गंध आ रही, तब उन्होंने कहा इसमें तो बदबू आ रही बहुत ज़्यादा, टॉयलेट जैसी। उस बोतल को वहीं छोड़ दिया, तो दूसरी बोतल घर से लेके आ गई। स्कूल जब आई तब पता चला उसमें टॉयलेट थी। आप लोगों को, आपकी भी बच्ची थी? हाँ, हमारी भी बच्ची इसमें पढ़ती है। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि कुछ छात्रों ने किया है, किसने किया है? ये बच्चियों ने खुद देखा है, बच्चियों ने खुद देखा है, बच्चियों ने खुद बताया है, तब जाके ये पता चला कि हमें शाम को कल हम जब आए तो पता चला कि उसमें टॉयलेट थी। तो आपने प्रशासन को या स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह को नहीं बताया? बच्चियों ने तुरंत सूचना स्कूल प्रशासन अध्यापकों को दी, लेकिन उन्होंने कहा हम देख लेंगे, हम बताएंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर आज हमें जो हमारे बच्चे थे उनके गार्जियन को यहाँ आना पड़ा, और हमारे हिंदू संगठन जो कर्मी सेना है उसको हमें उतारना पड़ा। दो 272 पूर्व नौकरशाहों, रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों और पूर्व जजों ने मिलकर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग को एक खुला पत्र लिखा था, जिस पर तब बवाल मच गया जब कांग्रेस की ओर से सभी को छिछोरा कह दिया गया। 272 लोग ने पत्र में राहुल गांधी की कई टिप्पणियों और बयानों पर सवाल भी उठाए थे। राहुल गांधी के बयानों को लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाला बताया गया, लेकिन अब कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इन सीनियर रिटायर्ड अधिकारियों को छिछोरा कह दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। (272) पूर्व नौकरशाह, जजों और रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारियों ने एक चिट्ठी के जरिए सीधे राहुल गांधी पर हमला बोला तो बवाल मच गया। पत्र लिखने वालों ने राहुल गांधी के बयानों को लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाला बताया और कहा कि बड़े नेताओं को जिम्मेदार भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने इस चिट्ठी को सीरियसली लेने से इनकार कर दिया। पार्टी ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और इतना तक कह दिया कि ये लोग कौन हैं, छिछोरे हैं, भाजपा के एजेंडे पर काम करते हैं। ये हैं योगेश गुप्ता। जब राहुल गांधी के खिलाफ खत नहीं लिख रहे होते तो लड़कियों की तस्वीरों पर छिछोरे कमेंट लिख रहे होते हैं। ये हैं आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति नायडू, मध्य प्रदेश कैडर के IAS थे। साहब अपने कार्यकाल में गड़बड़ियों के लिए मशहूर रहे। माइनिंग पट्टे बीजेपी ज्वाइन कर ली। रियासी से लेकर पहलगाम और दिल्ली, कभी किसी इंटेलिजेंस फेलियर पर इन इंटेलिजेंट साहब का मुंह नहीं खोला। इनका क्या? इन सभी 272 प्रतिष्ठित लोगों ने आज तक किसी मुद्दे पर सरकार से सवाल। दरअसल 272 पूर्व नौकरशाहों और जजों ने मिलकर राहुल गांधी को पत्र लिखा, उनके बयानों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया, तो अब कांग्रेस ने इनमें से कईयों की पोल खोलने का दावा किया है। कांग्रेस के दावे आपको दिखाएंगे, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस ने किया वो वाकई हैरानी भरे हैं।
कांग्रेस के कई ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से इन लोगों पर हमले किए गए हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है, ये बताने के दावे किए गए हैं। कांग्रेस ने 272 पूर्व नौकरशाहों और जजों को छिछोरा करार दे दिया। कांग्रेस का दावा है कि इनमें से कईयों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। कुछ के बीजेपी के सदस्य होने का दावा किया है। देखा आपने कैसे कांग्रेस ने बाकायदा वीडियो पोस्ट किए और लिखा 272 एमिनेंट छिछोरों से मिलवाते हैं। कांग्रेस ने लिखा वोट चोर बीजेपी को छिछोरों का सहारा है। बर्बाद जमहूरियत करने को एक ही ज्ञानेश काफी है। हर शाख पे ज्ञानेश बैठा हो, अंजाम जमहूरियत क्या होगा। अभी कुछ महीनों से लगातार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी सबूतों के साथ सवाल पूछ रही है, चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती रहती है जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रॉक्सी कैंपेन शुरू किया। 272 तथाकथित प्रतिष्ठित नागरिकों से एक चिट्ठी लिखवाई राहुल जी को। उस चिट्ठी में कोई तर्क नहीं मिलेगा, कोई तथ्य नहीं मिलेंगे, कोई जवाब नहीं मिलेंगे। उस चिट्ठी का लब्बो लबाब, उसकी भावना यह है कि जो चल रहा है उसको चलने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस ने छिछोरे शब्द का इस्तेमाल किया क्यों? कोई और शब्द उसे क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब रिटायर्ड अधिकारी जजों ने किसी नेता के बयान को लेकर चिट्ठी लिखकर बहस छेड़ दी हो। पहले भी कई समूह, सरकार और विपक्ष दोनों को ऐसे लेटर्स जारी करते रहे हैं, लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस बार राहुल के लिए लिखी गई चिट्ठी का ऐसा जवाब आएगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। राहुल गांधी को लेकर लिखी चिट्ठी को लेकर यह विवाद और कितना बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ये हैं योगेश गुप्ता। जब राहुल गांधी के खिलाफ खत नहीं लिख रहे होते तो लड़कियों की तस्वीरों पर छिछोरे कमेंट लिख रहे होते हैं। ये हैं आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति नायडू, मध्य प्रदेश कैडर के IAS थे। साहब अपने कार्यकाल में गड़बड़ियों के लिए मशहूर रहे। माइनिंग पट्टेदार बीजेपी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।